हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार आज से 11th का मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैथ बहुत ही टफ लगता है, किंतु मैथ बहुत ही अनिवार्य सब्जेक्ट है। आप गणित के बिना फिजिक्स को भी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि इसे भी सभी विषयों के साथ साथ लेकर के चला जाए। यदि आप इसे रेगुलरली यदि आप क्लास को अटेंड करते हैं और इसे समझते रहते हैं तो आपको आसानी से ये सब्जेक्ट समझ में भी आएगा और आसानी से आप सीख भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज से अपना पहला टॉपिक है, हमारा पहला एक्सरसाइज है जो है समुच्चय, पहला यूनिट। तो इसके अंतर्गत हम समझते हैं समुच्चय को। समुच्चय सेट, समुच्चय है क्या? जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं और किसी भी दुकानदार को बोलते हैं कि हमें मान लीजिए कप प्लेट की दुकान है, वहाँ पे आप गए और उसे कहें कि हमें एक सेट प्लेट दीजिए। तो देखिए दुकानदार आपको एक डब्बा देगा जिसमें एक ही प्रकार के प्लेट होगा। यदि आप प्लेट का सेट मांग रहे हैं तो एक ही प्रकार का प्लेट होगा और उसमें 6-7 का संग्रह होगा, 6 हो 12 हो, जितना का वो होगा तो उतना का वह एक कंप्लीट एक सेट बना हुआ होगा। मतलब कि एक ही प्रकार के वस्तु होगा उसमें। यदि प्लेट मांग रहे हैं तो एक ही प्रकार का प्लेट होगा, यदि आप कप का सेट मांगते हैं तो एक ही प्रकार का कप होगा, यदि आप ग्लास का सेट मांगते हैं तो एक ही प्रकार का ग्लास होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक ही प्रकार के वस्तुओं का जो संग्रह होता है, ठीक है, जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित करने का मतलब है कि यदि आप कहते हैं कि प्लेट ले रहे हैं तो प्लेट में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में तो बता सकते हैं कि जिसमें हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं या जो भी, तो जिसके बारे में हम किसी को कह सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, अर्थात जिसे परिभाषित कर सकते हैं, उन वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो हम इसे आसानी से कह सकते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो बात ये उठता है कि समुच्चय तो कह दिए, सुपरिभाषित वस्तु का संग्रह, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसे हम सूचित करते हैं सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। दूसरी बात कि हम समुच्चय किस स्थिति में किसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें यदि आ जाए तो आप समझिए कि वो समुच्चय नहीं होगा, जिसे हम परिभाषित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक बात कहें खतरनाक, यदि किसी भी समुच्चय में यदि खतरनाक शब्द आ रहा है तो समझ जाइए कि वो समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप किस समय में, ये सिचुएशन पर निर्भर करता है कौन खतरनाक होगा। आप मान लीजिए कि आप सड़क पे ही जा रहे हैं, आप हैं गांव में कहीं घूम रहे हैं या सड़क पे जा रहे हैं। अब सड़क पे जा रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी आई, आपको धक्का मार दिया, उस समय तो वो खतरनाक हो गया। आप गांव में कहीं पे घूम रहे हैं, कोई है कि मान लीजिए कि बकरी ही जा रही हो और उसकी रस्सी में आपका पैर फंस गया, आप गिर गया, मुँह कान टूट गया, उसमें वो खतरनाक हो गया। यदि आप किसी जंगल में हैं लेकिन शेर, बाघ जिसको आप खतरनाक कहते हैं, उसका यदि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, नहीं चल पा रहा हो या कहीं पे किसी दलदल में फंसा हुआ हो या किसी परिस्थिति में वो फंसा हुआ हो, तो हो सकता है कि तो आप पे अटैक करेगा नहीं, तब तो वो खतरनाक नहीं हुआ। जनरली तो वो खतरनाक, वो हिंसक पशु है ही, लेकिन ये निर्भर कर रहा है सिचुएशन पे कि हम किस कंडीशन में वहाँ पर हैं, उसकी क्या स्थिति है। यदि उसके अनुरूप निर्भर करेगा कि वह खतरनाक मेरे लिए है या नहीं है। अर्थात जिस वस्तु को ये स्थिति के अनुसार हम कहते हैं कि ये खतरनाक है, नहीं है, अर्थात ये हर स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है। वही हम कहें यदि सम संख्या का समझ, तो हर बार सम संख्या जो होगा 2, 4, 6, 8, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो 2 से कटता है उसको सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या 2 से नहीं कटता है, विषम संख्या कहते हैं। तो इस सब की हम परिभाषा दे सकते हैं, जिसकी हम परिभाषा दे सकें, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का समझते, इन सभी बातों को आप परिभाषित कर सकते हो, इनके बारे में बता सकते हो, तो ये सब समुच्चय होगा। लेकिन वही खतरनाक दिख जाए तो समुच्चय नहीं है।
क्योंकि इसको हम परिस्थिति के अनुरूप देखेंगे तो ये खतरनाक हर जगह हर परिस्थिति में अलग अलग होगा। वही हम कहें कि यदि खतरनाक के अलावा आप ले लीजिए, जैसे में आपको मिल जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। अब ये भी देखिए सर्वश्रेष्ठ हम किसको कहें सर्वश्रेष्ठ। हो सकता है कि हमें यदि कहानी के मामले में यदि कहें तो हो सकता है किसी को फणीश्वरनाथ रेणु का अच्छा लगता हो, तो किसी को बंकिम चंद्र जी को, किसी को प्रेमचंद्र का। तो हर एक लोगों के सोच पर निर्भर करता है, हर एक लोग किसको, हमारी पसंद क्या है, हम अपनी पसंद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ का चयन करते हैं कि जो हमारी पसंद है उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ कौन है। कक्षा में बैठे यदि मान लीजिए कि विद्यार्थियों में कहें कि ये बहुत तेज विद्यार्थी, बहुत तेज है, यदि हम कहें कि बहुत तेज विद्यार्थी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट है एकदम, तो हो सकता है किसी एक विषय में वो अच्छा हो तो दूसरे विषय में कोई और अच्छा हो। सेम तेज सर्वश्रेष्ठ की स्थिति ही है कि परिस्थिति क्या है, कि हो सकता है कोई बच्चा मैथ में तेज हो तो कोई बच्चा हो सकता है हिंदी में अच्छा हो, कोई हो सकता है कि संस्कृत किसी का अच्छा हो सकता है किसी का इंग्लिश अच्छा हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ उसकी स्थिति पर। तेज भी उसी कैटेगरी में आता है कि कहे कि तेज तेज विद्यार्थियों का समझो, कौन किसको हम तेज कहें, किस मामले में तेज कहिएगा। तो हर एक स्थिति पर निर्भर कर रहा है कि तेज हुआ, सर्वश्रेष्ठ हुआ, या खतरनाक हो गया, या इसी में और कुछ आप ले सकते हो कि प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली में भी कि हो सकता है कि कोई चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, या मतलब है कि कुछ एरिया में कोई चीज़, कोई आदमी जो है कुछ एरिया में हो सकता है कि यहाँ पर कोई प्रतिभाशाली होगा, यहाँ का मान लीजिए कि कोई गाँव, कोई पंचायत ही है, कोई गाँव ही है, वहाँ का हो सकता है कि मुखिया बहुत अच्छा हो, प्रतिभाशाली हो, मतलब उसका बहुत नाम चलता हो। लेकिन उसी गाँव में हो सकता है कोई और भी व्यक्ति हो जो उससे भी अच्छा काम कर रहा हो, भले ही नेता ना हो सकता है कि मतलब साधारण इंसान हो, वह गरीब ही क्यों ना हो सकता है, लेकिन यदि वह बहुत अच्छा यदि काम कर रहा है तो हो सकता है कि वही प्रतिभाशाली हो गया। तो यह भी कंडीशन में निर्भर कर रहा है, स्थिति क्या है, अर्थात ये सभी जिसमें आ जाएगा, समझ जाइए कि ये सब कभी भी समुच्चय नहीं होने वाला, अर्थात इन सब को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि समुच्चय को व्यक्त करने की हमने विधि में कहा, समुच्चय के बारे में हमने कहा कि समुच्चय को जब भी हम सूचित करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जो फिक्स है, जो मतलब आप यदि देखें तो जैसे में हमने कहें यदि प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो इसे हम सूचित करेंगे कैपिटल एन से। ये हो गया इसका मानक संकेत, मानक संकेत, और इसमें हम ले लेते हैं समुच्चय, परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या का समुच्चय, इसे सूचित करेंगे Q से। वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय, इसे सूचित करेंगे R से। और पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, इसे सूचित करेंगे Z या I से। ओके, देखिए प्राकृत संख्या में तो ऋणात्मक होता ही नहीं है, यदि हम इन तीनों की बात करें तो इसमें धनात्मक ऋणात्मक भी होता है। तो यदि किसी में आपको कहता हो कि धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का तो क्यों होता है, लेकिन धनात्मक परिमेय संख्या कहे तो इसके आप इसके बाद प्लस का सिंबल डाल दीजिए, ये सिंबल हो गया धनात्मक परिमेय संख्या के लिए। ओके, यदि वास्तविक संख्या कहता है धनात्मक वास्तविक संख्या तो आर के आगे प्लस लगा दोगे इसके बाद जस्ट बाद, ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर नीचे में भी आप लगा सकते हो। यदि धनात्मक पूर्णांक कहता है तो इसके बाद जेड के बाद आप क्या करोगे, प्लस का सिंबल लगा दोगे, तो ये सिंबल हो जाएगा इसका मानक संकेत हो जाएगा, जिसके लिए हम इसी सिंबल का बार बार प्रयोग करेंगे। आपको 11th नहीं 12th में भी आपको यही संकेत यूज करना होगा, इसलिए इसे अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। आगे हम देखते हैं कि समुच्चय को व्यक्त करने की विधि को समझते हैं। तो
समुच्चय को व्यक्त करने की विधि, व्यक्त करने की विधि। तो याद रखिएगा, समुच्चय को व्यक्त करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहला है रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म, इसमें देखते हैं, हम समझते हैं पहला रोस्टर विधि में क्या करना है। पहला है, देखिए पहला को हम समझते हैं रोस्टर विधि को। इसमें क्या करना होगा कि कोई भी समुच्चय है, इसको समझने से पहले हम एक बात और समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हम कहते हैं सम संख्या का समुच्चय, तो ये समुच्चय तो है ही, क्योंकि इसे आप परिभाषित कर सकते हो। तो सम संख्या में कौन कौन आ रहा है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 आ रहा है ना। तो जैसे मान के चलो, अब समझने के लिए कि आप अपने घर में देखिए कि घर में आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं सब आदमी, वो सब क्या हैं, अपने परिवार के लिए एक सदस्य हैं। जो भी आपके घर में आ रहे हैं वो सब के सब अपने परिवार के लिए सदस्य हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम कहें सम संख्या का समुच्चय, तो सम संख्या के अंतर्गत जो भी आ रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, वो सब के सब उस समुच्चय का सदस्य कहलाता है। उसी को आप सदस्य कह सकते हो, उसी को तत्व कहिए, उसी को एलिमेंट कहिए, उसी को उसका अवयव कहिए, ये सभी नामों से आप उसे जान सकते हैं। और उसे हम सूचित करेंगे इस सिंबल से, बिलोंग्स टू से, उसे सूचित करेंगे बिलोंग्स टू। मतलब यदि सदस्य है, जैसे सम संख्या का समुच्चय, 2 जो है सो सम संख्या का सदस्य है। आगे हम इस पर और चर्चा कर लेंगे, फिर देखते हैं, पहले आगे समझ लेते हैं। इतना आप समझ लीजिए अभी फिलहाल कि जो समुच्चय के अंतर्गत आता है उसे हम कहते हैं उसका सदस्य। क्लियर है। रोस्टर विधि में क्या होता है सो समझते हैं। सबसे पहले किसी भी समुच्चय के अवयवों को लिखने के लिए हम हमेशा मध्यम कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे, मध्यम कोष्ठक का ही प्रयोग करिएगा। कभी भी बिग ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठक या छोटी ब्रैकेट जो होती है स्मॉल ब्रैकेट, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जब भी करेंगे मध्यम ब्रैकेट का ही प्रयोग करेंगे। तो रोस्टर विधि में कोई भी समुच्चय है, मान लेते हैं समुच्चय ए है और हमने ले लिया सम संख्या का समुच्चय। जैसे मान लीजिए कि हम सम संख्या का समुच्चय ले रहे हैं, सम संख्या का समुच्चय। हम समझते हैं कि इसको हम किस प्रकार से रोस्टर में लिख सकते हैं और किस प्रकार से समुच्चय निर्माण विधि में, दोनों तरीका को समझ लेते हैं। रोस्टर विधि में क्या है कि कोई भी समुच्चय का पहले तो आप एक नाम पहले सेलेक्ट कर लो, कोई नाम, ठीक है, और मध्यम कोष्ठक के अंदर जो इस समुच्चय का अवयव आ रहा है, जैसे सम संख्या का समुच्चय में आएगा 2, 4, 6, 8, तो क्या करेंगे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से देकर के डॉट डॉट कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। अर्थात किसी समुच्चय के अवयवों को मध्यम कोष्ठक के अंदर एक एक करके कॉमा देते हुए लिखने की जो क्रिया होती है, इसको हम कहते हैं रोस्टर विधि। क्लियर है। दूसरा हमारा होता है समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में क्या है कि जब हम मध्यम कोष्ठक के अंदर, पहले तो एक नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है ए, और मध्यम कोष्ठक के अंदर यदि आप लिखते हैं x सच दैट x, या आप इसी के जगह पर लिख सकते हो x कॉलन x, ओके। इसके बाद कॉमा दे करके समुच्चय के अवयव से संबंधित आप यहाँ पे सूत्र, संकेत या उसको आप है कि लैंग्वेज के रूप में आप इसको व्यक्त कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो x सच दैट x एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, या इसी को यदि आप संकेत के रूप में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n, जहां n जो है सो सदस्य है प्राकृत संख्या का। और देखिए एक ऑटोमेटिक ये हो गया, प्राकृत संख्या का सदस्य है n, मतलब कौन कौन होगा 1 2 3 4 5 6 यही सब। यदि हम n के जगह पर 1 डालते हैं तो 2 1 जा 2 सम संख्या मिल जाएगा। यदि n के जगह पे 2 रखें तो 2 2 जा 4 मिल जाएगा, 3 रखेंगे 3 2 जा 6। तो इस प्रकार से आप समुच्चय निर्माण विधि में भी लिख सकते हैं। अब हम कुछ मुख्य बातों को समझते हैं। हमने समुच्चय को समझा, समुच्चय क्या है, उसके व्यक्त करने की विधि को समझा, 2 पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। तीसरा पॉइंट हम फिर से समझते हैं और भी कि समुच्चय में जो सदस्य है उसके बारे में।
देखिए, किसी भी समुच्चय में मान लेते हैं कोई भी समुच्चय है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी समुच्चय के अवयव को आप दोबारा से रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लिख देते हैं बटरफ्लाई, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा। दूसरा कोई ले लीजिए, कुछ भी लेते हैं, साइकिल में भी रिपीट नहीं हो रहा है, बटर ले लें। जैसे समझिए इसको, जैसे बी है तो बी, यू है तो यू, टी है तो टी। अब देखिए फिर से यहाँ पे टी आ रहा है, तो हम नियम कहता है कि समुच्चय के अवयव को दोबारा नहीं लिखना, मतलब टी को दोबारा से हम नहीं लिख सकते हैं। फिर ई है तो ई, उसके बाद आर है तो आर, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फिर से एक और देख लेते हैं, मैथमेटिक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इस समुच्चय का नाम मान लेते हैं बी, तो एम है तो एम, ए टी एच ई, फिर देखिए एम आ गया तो एम यहाँ पे लिखा जा चुका है तो नहीं लिखेंगे, ए लिखा जा चुका है नहीं लिखेंगे, टी लिखा जा चुका है इसको भी नहीं लिखेंगे, आई सी एस इसको लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा समुच्चय। अर्थात किसी भी समुच्चय के अवयव को आप दोबारा रिपीट करके समुच्चय के सदस्य के साथ नहीं लिख सकते हैं। एक विधि, एक बात इसमें याद रखने वाली बात है। दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है जिसका अवयव है 2 3 5 7, मान लीजिए हमने लिखा, तो इसके सदस्यों को हम कैसे प्रदर्शित करें। तो देखिए आप देखिए, तो ए का सदस्य है 2, तो हम लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए। मतलब ये सब जो है समुच्चय ए का सदस्य है। लेकिन यहीं पर यदि 4 कह देता और कह रहा है कि 4 इसका सदस्य है कि नहीं, तो देखिए इसमें कहीं पे 4 नहीं दिख रहा है, अर्थात लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 4 इसका सदस्य नहीं है। तो जितना हमको समझना था एक्सरसाइज फर्स्ट जो आपका है 1.1 समुच्चय में, इसके बेसिक में इतना आपको जानना था। यदि आपने इतना समझ लिया है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो हम समझेंगे फिर से इसके प्रश्नोत्तर को। तब तक के लिए गुड बाय।